बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रों पे बने महल पार्ट 2। मुत्तहिदा अरब इमारात जुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल की वो आलमी मंडी है जहाँ कानून की नहीं सरमाए की हुक्मरानी है। आलमी कवानीन यहाँ बेबस हैं और ये वो सुनहरी कैद खाना है जहाँ आज भी ग़ुलामी अपने जदीद तरीन शक्ल में मौजूद है। मर्द, ख़वातीन, हत्ता के बच्चे भी वहाँ इस्तेहसाल से महफूज नहीं है। आज मैं सिर्फ दुबई की बात करूँगा, जिसकी बुलंद व बाला रोशन इमारतें इंसानी तरक्की और तहजीब की अलामत समझी जाती हैं, लेकिन अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो आपको हर इमारत की बुनियादों में बेगुनाह इंसानों का खून नज़र आएगा। चकाचौंध करने वाली रोशनियों के पीछे मौत की सी तारीकी आपको दिखाई देगी। सहराओं में हवा की सरसराहट के साथ इन मासूम बच्चों की सिसकियाँ सुनाई देंगी जो दौलतमंदों की अना और एंटरटेनमेंट की भेंट चढ़ गए। 15-20 साल पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली चंद तंजीमों ने मासूम बच्चों की बैरून मुल्क गैर कानूनी स्मगलिंग के ख़िलाफ़ एक मुल्क गिर मुहिम चलाई। तब पाकिस्तानियों को पता चला कि जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध से हर साल सैकड़ों बच्चे दुबई में गैर कानूनी तौर पर स्मगल कर दिए जाते हैं। ये बच्चे दुबई के सहराओं में दौलतमंदों की एंटरटेनमेंट का जरिया बनते थे। उन्हें मौत के खेल में सिर्फ एक बार शामिल किया जाता था। अक्सर बच्चे तो इस खेल में अपनी जान गंवा देते थे, मर जाते थे, लेकिन जो बच जाते थे वो पूरी उम्र के लिए माजूर हो जाते थे। और इस घिनौने खेल का नाम था ऊंट रेस, कैमल रेस। 10 से 15 साल के इन मासूम बच्चों को ऊंट की नंगी पीठ पर बांध दिया जाता था और ऊंट जब भागता था तो ये बच्चे खौफ के मारे चीखना चिल्लाना शुरू हो जाते थे और इनकी चीखें ऊंट को और तेज दौड़ने पे मजबूर करती थीं। खौफजदा चीखों से ऊंट बिदक जाता और अब जूं जूं बच्चे की चीखें बुलंद होती तू तू ऊंट अपनी स्पीड और तेज कर देता और रेस के आखिर में अक्सर बच्चे मर जाते थे, जिन्हें वहीं सहरा में बेगौर कफन दफना दिया जाता था। जो बच जाते थे वो ज़िंदगी भर टांगों से माजूर हो जाते थे, कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाती थी और ये धंधा कई साल तक चलता रहा। और इस दौर में रहीम यार खान से एक एजेंट पकड़ा गया। उसने पुलिस और मीडिया को बताया कि वो बच्चों के वालिदैन को 2.5 लाख रुपए अदा करता है, जबकि इसे दुबई से 10 लाख रुपए मिलते हैं। वालिदैन से इनका बच्चा मजदूरी के लिए लिया जाता था, मर जाता था उन्होंने 4 पैसे दिलाकर खामोश कर दिया जाता था। बच जाता था तो इलाज मुआवजे के बाद उसे वापस भेज दिया जाता था। कराची की सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। आप संगदिली और जुल्म की इंतहा देखेंगे। दौलतमंद कैसे एक 10-15 साल के बच्चे को महज एक वक्ती एंटरटेनमेंट के लिए मौत के मुंह में भेज देते थे। आपने फिल्में देखी रोमन्स की, ग्लैडिएटर्स, इंसानी खून, मौत, उसका रक्स। तो ये आज के ग्लैडिएटर्स है। फ़र्क यह है कि हमारे बच्चों से ये स्पोर्ट खेलते रहे। और मैं आपको बताऊं, ये बच्चे सिर्फ पाकिस्तान से स्मगल नहीं होते थे, अफ्रीकी और फार ईस्ट के ममालिक में भी इनके एजेंट काम करते थे। और उस वक्त ये स्कैंडल आलमी मीडिया में आया, बेशतर ममालिक में क्रैकडाउन हुआ और इस घिनौने धंधे में मुलव्विस सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये गिरोह किसके लिए काम करते हैं उनके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि दुबई में सिर्फ पैसा चलता है और पैसे में बड़ी ताकत होती है और आलमी कवानीन भी उस ताकत के सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं। दुबई की आमदन का एक बड़ा जरिया इसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। सैकड़ों होटल्स, नाइट क्लब्स और प्राइवेट लॉजेस की एक चेन है जो दुनिया भर से आने वाले सयाहों को एंटरटेन करती है। और इस इंडस्ट्री में आपको हर खित्ते में, हर मुल्क, हर नस्ल, हर रंग, हर उम्र की ख़वातीन आपको मिलेंगी। और इनमें बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी मर्ज़ी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए दुबई आती हैं। इनमें ज़्यादातर ख़वातीन को धोखे से इस दलदल में धकेला जाता है। मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाता हूँ। ये दोनों कहानियाँ इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी और फिर लोगों को पता चला कि इन चकाचौंध रोशनियों के पीछे कितनी गहरी तारीकी है। चंद साल पहले रोज़नामा डॉन ने फैसलाबाद की 2 बहनों की कहानी शाये की जो गुर्बत के हाथों मजबूर एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थीं। और इस ब्यूटी पार्लर की मालका ने इन दोनों बहनों को दुबई के एक ब्यूटी पार्लर में जॉब दिलाने की पेशकश की। वो बेचारी धोखे में आ गई। इनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, दुबई स्मगल किया गया। वो ख़वातीन बताती हैं कि उन्हें एयरपोर्ट से सीधा होटल ले जाकर
गैर मुल्की ग्राहकों के हवाले कर दिया गया और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने कोई चूं चरां की तो पुलिस को इत्तला कर देंगे कि वो जाली डॉक्यूमेंट से दुबई आई हैं। वो बेचारी 1.5 साल तक वहीं रहीं और फिर एक दिन किसी की मदद से वापस भागना पड़ा। इनका फैसलाबाद तक पीछा किया गया, उन पे फायरिंग की गई, एक बहन हमेशा के लिए माजूर हो गई। पर्चा दर्ज हुआ, पुलिस आई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पिछले साल बीबीसी ने दुबई में एक तहकीकी स्टोरी की और बीबीसी के रिपोर्टर को वहाँ युगांडा का एक शहरी मिला जो इस तरह युगांडा से कम उम्र लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर दुबई की इस दलदल में धकेल देता था। बीबीसी ने दावा किया कि इन लड़कियों से ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे कि जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाती है। जो लड़की इनकार करे, गाहक की हिदायत पे अमल करने से इनकार करे, तो वो या तो किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाती है, जी खुद ब खुद किसी ऊंची बिल्डिंग से गिर जाती है, या फिर दिखाने को खुदकुशी कर लेती है। तो बीबीसी के मुताबिक एक लड़की ने अपने कत्ल से पहले दुबई पुलिस से राब्ता भी किया, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसका जुर्म सिर्फ यह था कि उसने ग्राहक की गैर इंसानी और मकरूह ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार किया। इस जुर्म पर इसे एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे धकेल दिया गया। पुलिस ने इसे नशे की हालत में खुदकुशी करार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनशियात के इस्तेमाल के कोई शवाहिद नहीं मिले और इसके बावजूद ना कोई तहकीक हुई, ना तफ्तीश, केस बंद हो गया। दुबई में गैर मुल्की नौजवान खवातीन अक्सर अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा पाई जाती हैं। दुबई के इंतजामी इदारों को इस गंदे खेल का पूरा इल्म है, लेकिन कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि इस धंधे की कमाई से तो दुबई चलता है। पिछले दिनों मुझे किसी दोस्त ने एक पाकिस्तानी टिकटॉकर की वीडियो भिजवाई। वो कुछ 14-15 साल की बच्ची थी। तो मेरे दोस्त के मुताबिक दुबई से ही एक गिरोह ने इसे राब्ता किया और इसे पुरकशिश मुआवजे पे वहाँ ले गए। 1-1.5 साल तक उस अंडर एज बच्ची को ऑनलाइन धंधे पे लगा दिया गया। जब ऑनलाइन मार्केट में उसकी डिमांड कम होने लगी कि उसकी वीडियो लीक करके फिर लंबा माल बनाया गया। अब वो बेचारी वजाहतें देती फिर रही है, लेकिन दुबई का कानून जो ड्राइविंग की मामूली सी गलती पर हरकत में आ जाता है, वो इस घिनौनी हरकतों पे आंखें बंद कर लेता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि दुबई पुलिस ने इन पर्दा फरोशों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया हो। हैरानी तो इस बात की है कि इस धंधे में मुलव्वस कोई लड़की मर जाए तब भी यह कानून हरकत में नहीं आता और ऐसी लावारिस लाशों के लिए उन्होंने एक अलग से कब्रिस्तान बना रखा है जहाँ चुपचाप उसकी तदफीन कर दी जाती है। बात ख़त्म। तो दुबई में मज़दूरों की भी ग़ुलामी एक जदीद शक्ल है। अगर आप किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो फिर आप उसके ग़ुलाम हैं। आपका पासपोर्ट कफ़ील के पास होगा। छुट्टी पे कब जाना है कब नहीं, ये कंपनी डिसाइड करेगी। तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं, सहूलियात में सिर्फ एक कमरा जहां 8 से 10 अफराद मिलकर रहते हैं और शिफ्टों में अपनी नींद पूरी करते हैं। बीमार हो जाएं तो पता चलता है आपकी तो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, इतनी नहीं कि आपका इलाज हो सके। और अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं तो फिर मकामी कफ़ील के ग़ुलाम हैं। वो आपकी आमदनी में बराबर का शरीक है क्योंकि पासपोर्ट उसके पास है और आपका वीज़ा और जॉब उसकी मरहून मिन्नत है। अगर कोई मकामी शख्स आपको पैसे दबा जाएगा तो आपको ज़ख्मी कर देगा, आपका मुआवजा अदा ना करे, कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि उल्टा आपको ब्लैकलिस्ट करार करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ 5-7 साल तक काम करें, वो आपको शहरियत ऑफ़र कर देते हैं। लेकिन दुबई, आप सारी उम्र वहाँ रेत छाने, आप खारजी के खारजी ही रहेंगे। आपको वो हकूक़ कभी नहीं मिलेंगे जो एक वतनी को हासिल हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो 18 साल की उम्र में दुबई गए, सारी उम्र वहाँ मेहनत मजदूरी की और 60 साल की उम्र में रिटायर होकर खाली हाथ वापस आ गए। आप जुल्म की इंतहा देखेंगे। दुबई में एक आम नॉन स्किल्ड वर्कर की तनख्वाह आज भी 1000 से 1500 दिरहम है। इनमें से एक आधे तो वहीं लग जाते हैं, बाकी वो बेचारा पीछे अपने कुनबे को भिजवाता है। और एक आम ड्राइवर वहाँ कोई एक्सीडेंट या नुकसान कर बैठे तो उसके पास तावान भरने के पैसे नहीं होते, मजबूरन जेल काटना पड़ती है, उसके बाद खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो अगर आप मजदूर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या उस्ताद हैं या दुबई रहते हैं तो फिर मेरी ये बात पल्ले से बांध लें, दुबई आपका नहीं है, ना ही आप दुबई वाले हैं। लेकिन अगर आप काले धन के मालिक हैं और दुबई में रहते नहीं, इसके बावजूद दुबई आपका है और आप दुबई वाले, तो दुबई की सरजमीन मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है। उसकी बुलंद बाला इमारतें काले पैसे की डंप स्टेशंस हैं। इसके बैंक गैर कानूनी कमाई की पार्किंग है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की अशराफिया की पहली मंजिल दुबई क्यों है?
किसी दिन सोचिएगा, इसमें दुबई की तरक्की पे हमारा सिर्फ खून पसीना शामिल नहीं, बल्कि हमारा लूटा गया पैसा भी शामिल है। दुबई में काले सरमाए का ये जाल किसने बनाया और ये कैसे काम करता है, चंद मकरू चेहरों के घनौने अमाल की ये सनसनीखेज दास्तान मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगा, पार्ट 3 में। ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद किस्तें जो हैं वो वक्त पे आपको मिलती रहें। और कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आप किन बातों से एग्री करते हैं और किससे नहीं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।